वंदे मातरम। आप सभी का चर्चा एक खास में स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी और आज हम बात करेंगे मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया की अपनी बड़ी जिम्मेदारी है। मीडिया समाज का प्रहरी भी है और आईना भी है, लेकिन जो मीडिया समाज के दर्पण को दिखाती है, समाज के हम कहेंगे एक दर्पण है, उसकी अपनी स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। शासन सत्ता मीडिया को अपने अंकुश में रखने के लिए कई बार सीमाओं से आगे निकल जाता है, दमन का सहारा लिया जाता है। सब लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे कि आखिर क्या है मीडिया की जिम्मेदारी और कैसे मीडिया हम ये कहेंगे स्वतंत्र रहे, क्योंकि कहा बहुत जाता है चौथा स्तंभ है ये, लेकिन जब स्तंभ की बात होती है तो वो कहीं नज़र नहीं आता, उसमें भी बहुत सारी राजनीति सामने आती है। उसी पर सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। समाज में मीडिया की अपनी बड़ी भूमिका रही है। मीडिया की जिम्मेदारी समाज को केवल सूचना देना नहीं, बल्कि उसे सजग करना भी है। लोकतंत्र के चौथे पहिए के रूप में मीडिया को देखा गया है। ये मीडिया ही है जिसने आजादी की लड़ाई के लिए देश को प्रेरित किया था। मीडिया का महत्व तो इसी बात से आंका जा सकता है कि आजादी की लड़ाई के बड़े बड़े नायक स्वयं में पत्रकार रहे हैं। समाज के हर पक्ष को उजागर करने में मीडिया एक बड़ा पक्ष रहा है। मीडिया की भूमिका को यह भी माना गया है कि समाज से अगर कुछ छिपाया जाएगा या भ्रमित किया जाएगा तो मीडिया अपनी तत्परता से उन बातों को सामने लाएगा। लोकतंत्र का प्रहरी बनकर मीडिया ने अपनी ये भूमिका बखूबी निभाई भी है। देश में कोई भी सकारात्मक जन आंदोलन हो, मीडिया ने उसके पक्ष को उभारा है। भारतीय पत्रकारिता शासक सत्ता के भ्रष्टाचार के मामलों को उजागर करती रही है। पत्रकारिता का काम जोखिम भरा भी रहा है। ये जरूर है कि मीडिया के नाम पर कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते रहे हैं। वो किसी तरह मीडिया की आड़ में अपने हितों को साधते रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से ये मीडिया का चेहरा नहीं है। मीडिया अभी भी अपने काम के प्रति प्रतिबद्ध दिखती है। अन्ना हजारे के आंदोलन को मीडिया ने ही आंच दी थी। मुंबई में फिल्म जगत के ड्रग्स से जुड़े मामलों पर मीडिया ने कई पहलुओं पर सार्थक चर्चा की है। आतंकवाद के खिलाफ चल रही लड़ाई में मीडिया सजग रहा है। कोरोना का संकट हो या फिर किसान आंदोलन, उसकी भूमिका सार्थक रही है। आपराधिक, असामाजिक तत्व और माफिया ने हमेशा पत्रकारिता को अपने कामकाज में आड़े माना है। यही नहीं, सत्ता भी कई बार निरंकुश होकर मीडिया पर अपना अंकुश लगाने की कोशिश करती है। सत्ता की ताकत पर मीडिया को दबाया जाता है। मीडिया के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसे सवाल पूछने का अधिकार है। उसे सत्ता से समाज की बात रखने का हक है, बशर्ते वह मीडिया हो। न्यूज डेस्क, नेटवर्क 10। और आज इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रवि पराशर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रवि जी। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा जी हैं, कोरोना को हराकर वापसी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राकेश आर्य जी हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं श्याम सुंदर शर्मा जी के पास आना चाहूँगा, क्योंकि श्याम सुंदर शर्मा जी, एक तो सबसे पहले तो आपके स्वस्थ होने की कामना करते हैं कि आप सही होंगे। आपने बड़ी लंबी लड़ाई कोरोना से लड़ी है। श्याम सुंदर शर्मा जी, वर्तमान की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि जो चौथा स्तंभ है, जिसे पत्रकार कहा जाता है, मीडिया कहा जाता है, आज के माहौल में उसकी स्थिति को आप कैसे देखते हैं और क्या कारण है कि जो पत्रकारिता के जो स्तर थे वो अब गिरते जा रहे हैं? हम ये कहेंगे कि धीरे धीरे कर हम अपनी ही पहचान को खोते जा रहे हैं। जी श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए, आपने ठीक कहा कि पत्रकारिता के ऊपर जिस प्रकार का बर्ताव हो रहा है और उसकी आज़ादी को छीनने का जो प्रयास राजनीतिक लोग कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर सही नहीं है। लेकिन हमको यहाँ एक लक्ष्मण रेखा खुद को भी खींचनी पड़ेगी कि हम पत्रकारिता करते हैं तो कुछ चीजें हमारे पास तथ्यपूर्ण होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और उसको आजादी के तरीके से और सत्य के तरीके से, कठोरता के तरीके से रखना चाहिए समाज के सामने, जिससे कि समाज में जो गलत चीजें हो रही है उसको रोका जा सके। ये बात तो 100% सही है। आज अर्णव जी के साथ सुबह जिस प्रकार से पुलिस ने व्यवहार किया, वो किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। इसको बचा जा सकता था। पुलिस चाहती तो इस कृत्य से बचाव कर सकती थी, क्योंकि ये 2 साल पुराना मामला है। ये बात सही है कि उनके यहाँ जो स्टूडियो उसकी डिजाइनिंग करने में 5 करोड़
और कुछ लाख रुपए का बिल बना था, और उसकी पत्नी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए थे वो वायरल हो रहे हैं, अब कुछ सब से छिपे हुए नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से पुराना मामला था, आज उस मामले को पुलिस अपने फायदे के लिए अगर इस प्रकार का व्यवहार करती है तो वो क्या है। अब इस तरह से ये हो गया कि आप ठीक है, उसकी पत्नी ने वहां के गृह मंत्री जी को शिकायत की थी और उसकी पुनः जांच की मांग की थी। ये तो बात सही है कि हाँ, जो चीजें हैं वो तो सामने है, लेकिन आप पुलिस को ये अधिकार नहीं दिया जाता कि किसी के घर में जाएं और उसके साथ धक्का मुक्की करें और परिवार के सामने उसको बेइज्जत करने का प्रयास करें। ये किसी भी कीमत पे ठीक नहीं है। ये बात सही है कि पुलिस को कोई अधिकार नहीं दिया जाता कि आप इस प्रकार का व्यवहार करो और 2 साल बाद करो। वो इसलिए करो क्योंकि आपके प्रति जिस प्रकार का व्यवहार अर्णव जी का होता है वो बदले की भावना है सीधे तौर पर, आपका या आपकी सरकार दोनों का। तो इस तरह की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो कुछ हो रहा है वो किसी भी सूरत में सही नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूं कि पत्रकारों को भी, हमको भी एक लक्ष्मण रेखा के बीच में बदना होगा। और हम अब यहाँ पर आप देखिएगा, अगर आप लगना चाहे कि सुशांत वाले मामले में भी अगर करना चाहे कि जिस प्रकार से, क्योंकि उस पर तथ्य नहीं थे, आपने जिस प्रकार का कोर्ट अपने स्टूडियो में लगाने का प्रयास किया और जो कि चक्रवर्ती के खिलाफ जो कुछ करने का प्रयास किया वो भी किसी की रिश्वत सही नहीं है। तो आपको खुद को भी सुधरना होगा। और हम भी निंदा करते हैं कि अर्णव जी के साथ जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ। जिम्मेदारी हमारी बहुत बन जाती है श्याम सुंदर शर्मा जी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि आज की तारीख में पत्रकार जो नाम है, बहुत सारे लोग तो सुनते ही डर जाते हैं कि यार सामने वाला पत्रकार है तो शायद पता नहीं क्या करके चला जाएगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि प्राशर जी भी हैं। रवि जी, आपने बड़ी अच्छी पत्रकारिता की है, सभी आपने हर समय को देखा है। अगर आज की हम बात करें तो आपको नहीं लगता कि आज पत्रकार कह देना सामने वाले को चौंका देता है कि यार ये पत्रकार है, कहीं ना कहीं ये मेरे पास आया है तो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं आई, जिसको कहा गया कि स्टिंग ऑपरेशन करने की एक परिपाटी चली, इसने भी पत्रकारिता को कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत निम्न स्तर पर डाल दिया। हम कहें तो आज जिस लक्ष्मण रेखा की बात हो रही है वो लक्ष्मण रेखा तो आखिर तोड़ी तो हम ही लोगों ने है और उसका लाभ दूसरे लोग ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसका नतीजा यह है जो आज सुबह देखने में आया कि जब आप अपने आप में ही कमजोर हो जाएंगे तो सामने वाला तो आपको उसी तरीके से देखेगा जिस तरीके का आपका एक वहां रुतबा रह गया है। और यही बहुत सारी चीजें आज देखने में आ रही है। जगह जगह कोई भी सरकार हो, हर जगह आप देखेंगे कि फला पत्रकार को पकड़कर पीट दिया, फला पत्रकार को जेल में डाल दिया, या फला पत्रकार ब्लैकमेलिंग में लिप्त था। ऐसे बहुत सारे तथ्य आजकल सामने आने लगे। और दूसरी बात, हर कोई पत्रकार हो गया। जी रवि जी, कैसे देखते हैं आप और क्या करें आखिर जिसमें ऐसा हो कि कहीं ना कहीं कुछ तो सुधारो, कम से कम ये जो चौथा स्तंभ कहा गया है ये चौथा स्तंभ तो बच पाए। जी रवि जी। देखिए परविंदर गोस्वामी जी, सबसे पहले तो जो मौजूदा घटनाक्रम हुआ है जिसकी वजह से आज हम आपके साथ इस मसले पर बहस कर रहे हैं, जैसा कि श्याम सुंदर जी कह रहे थे कि इस घटना की तो जितनी निंदा की जानी चाहिए उतनी निंदा हमें करनी चाहिए। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमें अपनी लक्ष्मण रेखाएं भी खुद खींचनी पड़ेंगी। जैसा आपने जिक्र किया कि एक लंबा दौर पत्रकार के तौर पर मैंने जिया है, करीब करीब 30 साल से ज़्यादा। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पहले जब हमारी शुरुआत हुई थी पत्रकारिता में तो शहरों में एक या इक्के दुक्के पत्रकार हुआ करते थे। लेकिन आज के दौर में जिस व्यक्ति के पास भी स्मार्टफोन है वो भी पत्रकार हो गया है। और भी जो बहुत सारे सहज टूल उपलब्ध हैं किसी की बात रिकॉर्ड कर लेने का, बहुत सारे टूल अब इस तरह के आ गए हैं इस डिजिटल दौर में कि अब हर व्यक्ति पत्रकार है और अपने अपने विवेक से वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं तो उनमें इतने ढेर सारे माइक होते हैं, प्रिंट मीडिया के लोग अलग से पहुंचते हैं,
तो पत्रकारिता का स्तर कहीं ना कहीं गिरा है, इसमें कोई शक की बात मुझे नहीं लगती है। और जहां तक सुधार की बात है तो जाहिर है कि जब अति किसी भी पद्धति में, किसी भी सिस्टम में होती है तो उसमें एक सुधार, अपने आप सुधारवादी कदम उठाए जाते हैं। देखिए, भारतीय लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और भारतीय लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खामी, मैं कहूं खूबी, ये है कि असहमति का बराबर का दर्जा है। तो आप किसी पत्रकार के की किसी रिपोर्ट से, किसी शैली से आप असहमति रख सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि सत्ता प्रतिष्ठान से सीधे सीधे जुड़े हैं और आपके राजनीतिक हित और आपके व्यक्तिगत अहंकार अगर लगातार कोई पत्रकार झकझोर रहा है तो आप आईपीसी या संविधान के तहत जो शक्तियां आपको मिली हैं उनका दुरुपयोग अगर आप करेंगे तो इसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो आपने कहा कि सुधारवादी कदम क्या उठाए जा सकते हैं, देखिए बड़े दुर्भाग्य की बात है गोस्वामी जी कि ये पूरे दिन भर का घटनाक्रम है, लेकिन रिपब्लिक टीवी के अलावा मुझे लगता नहीं है, आप तो इस पर बहस कर रहे हैं, बाकी जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है कथित तौर पर, मुझे नहीं लगता है कि किसी ने इस पर 15 सेकंड खबर भी चलाई है। तो जब तक अपने अंदर झांक करके सामूहिक रूप से हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे, ऐसा नहीं है कि संपादकों की या ब्रॉडकास्टर्स की संस्थाएं नहीं है, एनबीए है और भी कई संस्थाएं काम कर रही हैं और सेल्फ रेगुलेशन की वकालत तो सारी संस्थाएं करती हैं, लेकिन एक साथ बैठ करके उचित अनुचित पर कोई व्यावहारिक जमीन पर कोई विचार नहीं किया जाता। पत्रकारों की व्यक्तिगत जो आर्थिक सुरक्षा है, सामाजिक सुरक्षा है, उस पर भी कोई सेल्फ रेगुलेशन की बात जो मालिकों के संस्थान हैं, ब्रॉडकास्टर्स के संस्थान हैं, वो नहीं करते। तो जब तक देश में, और मुझे लगता है कि देखिए कहीं भी 100 लोग अगर इकट्ठे हुए हैं, किसी घटना का विरोध कर रहे हैं, तो अपने आप में खबर बनती है। दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, कांग्रेस का जो मुख्यालय है, और भी बहुत सारे शहरों में इस अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में जो सामाजिक संगठन है, स्वतंत्र पत्रकार हैं, विरोध कर रहे हैं। तो अपने आप में यह खबर है, लेकिन इस खबर को क्यों नहीं दिखा रहे लोग? तो जब तक एक सामूहिक सोच की भावना नहीं आएगी, तब तक सेल्फ रेगुलेशन के तहत भी हम खांचों में बटे रहेंगे। और दिक्कत सुधार की जो बात है, रवि जी, दिक्कत यही है कि हम तो खुद ही खेमों में बटे हुए हैं, एक मेरा खेमा, एक तेरा खेमा, एक उसका खेमा, और इन खेमे बंदियों में ही तो ऐसी स्थितियां हैं कि आज पत्रकारिता भी उस स्थिति में चली गई कि इतने सारे खेमे हैं, लेकिन कभी कोई ये नहीं सोचता कि जो एक आम पत्रकार है उसकी आर्थिक स्थिति, उसके बाद उसके घर की स्थिति, संस्थान से निकलने के बाद उसको कैसे उसकी जीविका चलेगी, बहुत सारी चीज़ें। हाँ, संगठन बहुत सारे हैं, इतने सारे संगठन हैं, सबके अपने अपने हित हैं, अपनी अपनी बातें हैं। राकेश आर्य जी, आप भी बड़े वरिष्ठ हैं, और एक चीज़ कि जिस तरह से हम खुद खेमों में बट गए, आज स्थिति यह है कि आप देखिए किसी भी प्रदेश की हम बात करें तो कोई भी प्रदेश इस तरह से अछूता नहीं है कि वहाँ पत्रकारिता के जो हम कहेंगे लोग हैं, पत्रकारिता करने वाले जो लोग हैं, उनके साथ इस तरीके की घटनाएं नहीं होती हो। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र में अकेले हो रही है, हर जगह इस तरीके की घटनाएं होती हैं। लेकिन हित वाली जब बात आती है तो हम सोच लेते हैं कि राकेश जी तो फला खेमे के हैं, ठीक हो रहा है इनके साथ, तो हमें क्या जरूरत पड़ रही है, जब मेरे साथ होगा तब देखेंगे। इस तरीके की जब व्यवस्थाएं आ जाती हैं तब ऐसा होने लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो कहीं ना कहीं आपको उसी तरीके से यूज करने लगते हैं और आप उनके एक, हम कहते हैं, कठपुतली बन जाते हैं, और उसका खमियाजा फिर अगली बार आप ही को भुगतना पड़ता है। लेकिन उसमें एक बात अहम ये हो जाती है कि आप वास्तव में जो स्थितियां हैं वो हमारी इस पूरी मीडिया जो कही गई है, पूरी मीडिया बिरादरी की जब बात की गई है, क्या सही है? क्या ये सब चीज़ों पर आवाज़ उठाने का समय नहीं है? क्योंकि राकेश जी, हमेशा ये कहा गया है कि जो चौथा स्तंभ है, आंदोलन दिए हैं भाई, देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान इस चौथे स्तंभ का रहा है। आज भी जब घटनाएं होती हैं कोई सुनता नहीं है ना, तो इस मीडिया का दरवाज़ा सबको खटखटाना पड़ता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि इस तरीके की घटनाएं होती हैं और खेमेबाजी, अभी आपके सामने ही है सारी चीज़ें, लेकिन जवाब देने वाला और बात करने वाला कोई नहीं है। फिर वहाँ भी छोटा बड़ा, ये मेरा ग्रुप, ये तेरा ग्रुप। राकेश जी, कैसे देखते हैं आप सारी स्थितियों को? जी देखिए, मैं तो ये देखता हूँ कि मीडिया पर बहुत बड़ा खतरा है, मीडिया संकट में है।
मीडिया जी। के सामने बड़ी परेशानियां हैं और मीडिया जी को आतंकित करने की कोशिश की जा रही है, मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है, मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की जा रही है और हम लोग एकजुट नहीं हैं, ये जी। अलग बात है। लेकिन एकजुट हो या ना हो, समय पर सब लोग एकजुट होते हैं। जी हमें 2017 का वो वाकया भी याद है जी जब सीबीआई ने एनडीटीवी के मालिक प्रणव रॉय के यहाँ छापा डाला तो लोगों ने सड़क पर आकर के जी। सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया। लेकिन आज अर्नब गोस्वामी को जिस तरह से पुलिस ने पकड़ा तो आज कुछ चंद लोग ही प्रेस क्लब जी। पर प्रदर्शन करने पहुंचे और मेरा कहना ये है जी। कि हम पत्रकारों को जो बांटने की जो प्रवृत्ति बनी है और मैं कई बार ये देखता हूँ कि देखिए जी। पत्रकारिता पर संकट क्यों है, मीडिया पर संकट क्यों, इसके बहुत बड़े कारण हैं। पर मैं अभी जो मूल कारण है, हम अर्नब गोस्वामी के साथ जो कुछ हुआ उसके साथ खड़े नहीं होना चाहते, लेकिन एनडीटीवी के साथ प्रणव रॉय जी के साथ जो हम उसके जी। साथ खड़े होना चाहते हैं। ये खेमेबंदी हम लोग नहीं कर रहे, ये मीडिया के लोगों ने ही पैदा की है ना भाई। आज जो केस 2018 जी। में बंद हो गया, अनय जो नाइक का मामला था कि उसने कहा आत्महत्या के उकसाने वाला मामला है और आत्महत्या के उकसाने वाला भी मामला नहीं है। उसने पत्र लिखा कि मुझे सैलरी नहीं दी गई, काम कराया, इंटीरियर डिजाइनर थी। उस मामले को पुलिस ने बंद कर दिया। अब उस मामले को फिर दोबारा से खोल दिया गया। नंबर 1 इंटेंशन आपका जाहिर होता है कि हमको कैसे अर्नब गोस्वामी को आतंकित करना है, परेशान करना है। तो महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने पूरी इसमें, इसका मतलब ये है कि उनको कोई मामला नहीं मिल रहा था तो अर्नब गोस्वामी को कैसे परेशान किया जाए और अर्नब गोस्वामी को परेशान करने के माध्यम से कैसे मीडिया को आतंकित किया जाए। देखिए ये पूरा कहानी अकेले अर्नब गोस्वामी की नहीं है। अभी अर्नब जी। गोस्वामी के माध्यम से मीडिया को कैसे आतंकित किया जाए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले कांग्रेस के शासन में इमरजेंसी भी लगाई और आज कांग्रेस के समर्थन से ही महाराष्ट्र में सरकार चल रही है। तो ये उसी तरीके से चलना चाहते हैं जैसे कांग्रेस इन्हें चलाना चाह रही है। तो मुझे लगता है अर्नब गोस्वामी के मामले को दोबारा खोल करके महाराष्ट्र की सरकार ने ये जाहिर कर दिया है कि उनका इंटेंशन ठीक नहीं है, कानून सम्मत नहीं है और अगर कानून सम्मत होता तो शायद मुझे लगता है इस प्रकार की कार्रवाई करने से वो बचने की कोशिश। तो मीडिया को थ्रेट दिया जा रहा है जी। और ये केवल पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे और जगह भी है। तो मीडिया को जिस तरह, भाई पश्चिम बंगाल में क्या हाल है, बोल नहीं सकते। मैं कई वहाँ के पत्रकारों को जानता हूँ जो मुझसे कहते हैं कि अरे भाई हम अगर कुछ लिख देते हैं तो दूसरे दिन फोन आ जाता है, कहा जाता है आपको रहना है कि नहीं रहना है पश्चिम बंगाल में। जी। कई राज्यों की हालत बहुत खराब है, पत्रकार जी। आतंकित हैं। तो मुझे लगता है पत्रकारों को इस बार फिर, मैं रामनाथ गोयनका जैसे एक व्यक्तित्व की इस देश में ज़रूरत है जो आकर खड़े हो जाएं विराट पुरुष की तरह कि नहीं, इसका संघर्ष, इसका मैं लोहा लूँगा, मैं संघर्ष करूँगा। मुझे लगता है हम लोगों को सड़क पर आना पड़ेगा, हम लोगों को इस प्रवृत्ति और इस प्रकार के लोगों से कहीं ना कहीं हमें मैदान में आना तो होना पड़ेगा क्योंकि सबसे अहम बात यही है कि घटना श्याम सुंदर शर्मा जी के साथ हो तो एक ग्रुप कहे कि अच्छा हुई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अपने आप में लाइमलाइट में रहते थे, और जब घटना उनके साथ हो तो वो ग्रुप कहे कि ऐसा है। ये ग्रुपबाजी कहीं ना कहीं बंद हो। और सबसे बड़ी बात यही है कि लोकतंत्र में जो पत्रकारों का महत्व है और जो एक सम्मान रहता था वो भी बच सके। संदीप दुबे जी, कैसे देखते हैं आप जो घटना आज हुई है? क्योंकि हर कोई कह रहा है कि कहीं ना कहीं ये मीडिया को एक थ्रेट है, डराने की एक कोशिश है, और इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं रिएक्शन बहुत तेजी से आता है। और आप भी, क्योंकि एक सत्ता के ही पार्ट हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ भी डिपेंड करती है क्योंकि आरोप प्रत्यारोपों का दौर है। हम ये नहीं कहेंगे कि कौन सही है कौन गलत है, हम तो इतना कहेंगे कि वर्तमान में ये जो चौथा स्तंभ है ये कैसे खड़ा रहे और ये कैसे निर्भीक होकर अपनी पत्रकारिता को करे। जी, एक पिक्चर है कि एक उसके हाथ में न्यूज़पेपर होगा, एक झोला लटका होगा, पैजामा पहना होगा, कुर्ता होगा,
पैर में चप्पल होगा। तो पत्रकारिता बदल गई है। आज अब पत्रकार है वो गाड़ी से उतरता है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट घराने बन गए। मैं दूसरी बात कहता हूं कि हम लोग किसी भी विषय पे बात करें इस लोकतंत्र में, तो हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको स्वयं अगर हम सुधार करना चाहेंगे तो भी सुधार हो सकता है। दूसरा व्यक्ति उंगली हमारी तरफ दिखा के सुधार नहीं कर सकता। ये बात सत्य है कि जिस तरह से आज अर्णव जी के साथ हुआ, जो विजुअल्स आए, जो देखा गया, कानून सम्मत है या नहीं है ये तो न्यायपालिका इसका फैसला करेगी, लेकिन एक जो संदेश गया है वो बहुत दुखद संदेश है। और सरकार को चाहिए कि व्यक्तिगत हित साधने के लिए हम किसी ऐसे पत्रकार को जो कोई आवाज उठाता है, बुलंद करता है, वो चाहे किसी भी विचारधारा को माने या ना माने, वो अगर पत्रकार है भी तो विपक्ष का भी अगर वो काम कर रहा है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। क्या हम घृणा करेंगे अपनी? पहले तो हमारे था कि आंगन कुटी निंदक मेरे राखिए आंगन कुटी छवा, इस तरह की विचारधारा भारत में पनपी थी कि जो लोग हमारी आलोचना करते थे उस आलोचना से भी सीखते थे और हम अपने अंदर की बुराइयों को हटाने की कोशिश करते थे ताकि हम परफेक्ट हो जाए। लेकिन आज ये उल्टा हो गया। आज अगर आप किसी की बुराई करिए, कोई गलत काम कर रहा है उसके बारे में कहिए कि आप गलत कर रहे हैं, तो आज जो ये लोग हैं जो राजनीति को किसी तरह से कब्जा करके बैठे हुए हैं समाज में हर क्षेत्र में, वो लोग डंडों से डरा के, तो ये एक तरह से जो ये माफिया राज है इसके खिलाफ अब लड़ने में डर लगता है। कौन लड़ रहा था आजादी में? पत्रकार लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था आजादी में? वकील समाज लड़ रहा था। कौन लड़ रहा था आजादी में? शिक्षक लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था आजादी के समय में? तो वो पिक्चर है देश को आजाद कराने वाले लोगों को, आज वो सारे के सारे लोग मूलतः हाशियत है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए नहीं स्वीकार करना पड़ेगा, अगर हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में ये जितने स्तंभ है इनको हमें मजबूत करने की जरूरत है और हम सब लोग को ही मिलकर मजबूत करेंगे। हम सब लोग अगर मिलके और स्वयं में सुधार करेंगे तभी हम भारत को जो चाहते हैं कि आगे लेके जाए, लोकतंत्र हमारा मजबूत हो, लोग हमारे लोकतंत्र की दुहाई दे, तभी ये संभव हो पाएगा। मुझे ये एक ही बात कहनी है आपसे कि आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हर व्यक्ति स्वयं अपनी बुराई देखे और अगर उसको लगता है कि बुराई है तो उस बुराई का उसे परित्याग करना चाहिए। वो चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या महाराष्ट्र पुलिस हो या पत्रकारिता में बैठे हुए लोग हो, एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के हैसियत से मैं इतना ही कहूंगा, ये जो भी हुआ बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है और सोचना चाहिए प्रशासन को, पुलिस के लोगों को, क्योंकि आपने ऐसे केस को संज्ञान में लिया। ठीक है, आपको जांच करने का बिल्कुल अधिकार है, आप जांच करिए, आप नोटिस देते, बुलाते, बात करते, कोर्ट से कोई ऑर्डर लेके आ जाते और लेके जाते। तो आपने अगर ऐसा कुछ किया नहीं, गैर संवैधानिक कोई काम किया है, तो मुझे लगता है कि पूरा देश देख रहा है और देश में लोगों में इसी वजह से आक्रोश है कि पत्रकार को लेके सिंपैथी है इस देश में। पत्रकार को लेके लोगों को लगता है कि पत्रकार ही है जो निर्भीक होकर अपनी बात रखता है। अभी भी आम जनता में विश्वास है पत्रकारों को लेकर, आजकल वो विश्वास तो कहीं दिख नहीं रही है संदीप जी। निर्भीक होने का तो दंड मिलता है चारों ओर। अगर आप देखें ये बहुत बड़ी एक बात है अपने आप में कि आजकल निर्भीकता के मायने चेंज हो गए हैं, बहुत सारी चीजें अलग अलग चली गई हैं। जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम चर्चा खास में बात कर रहे हैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, जी हाँ, पत्रकारिता की। और हमारे साथ सभी खास और वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम सुंदर शर्मा जी, एक समय वो भी होता था, आपने देखा होगा कि एक पत्रकार सलाहकार की भूमिका में भी होता था और बहुत अच्छे उसके संबंध सभी से होते थे, पक्ष हो या विपक्ष हो, पर हमेशा यही माना जाता था कि जब भी वो आएगा तो कुछ नयापन दे के जाएगा और कहीं ना कहीं जो वास्तव में धरातल पर जो चल रहा है उसका वो आईना होता था, ऐसा माना जाता था। और हमेशा से ऐसा रहा भी। एक विपक्ष की जो एक आवाज़ होती थी वो एक पत्रकार भी होता था। लेकिन धीरे धीरे कर सब चीज़ों के मायने चेंज हो गए। अगर आप विपक्ष में बात करेंगे तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लागू हो जाएगी, बहुत सारे हम कहेंगे अंकुश बंदिशें
और अगर आप किसी संस्थान में हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, तब भी आपके रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी। तब ऐसा कहा जाता है कि आपने आखिर विपक्ष का आईना बनने की कोशिश क्यों की, और उसमें दोनों लोग आपके ऊपर हावी होंगे। विपक्ष ये कहेगा कि भाई ये तो हमारा एक इशू था, आप कहीं को लेके चले, और जिसके आप विपरीत बोलेंगे वो तो फिर आपको पता ही है कि फिर क्या ना कर दे। तो उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कि आखिर बदलाव क्यों हुआ और कैसे हुआ, दोषी इसके कौन है? वर्तमान में सब कहते हैं लोकतंत्र, चौथा स्तंभ, अभिव्यक्ति की आजादी, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं और हमेशा होती रही है और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन जब देखने की बात आती है और सुनने की बात आती है तो वो जो कड़वा घूंट है उसे पीने को कोई तैयार नहीं है। जी श्याम सुंदर शर्मा जी। देखिए गोस्वामी जी, मैंने राकेश जी के साथ भी काम किया और पारासर जी के साथ भी काम किया। सौभाग्य की बात है कि हम तीनों एक ही पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन हमारी वक्त में जब पत्रकारिता होती थी तो इस तरह की चीजें हमको मैंने भैरू सिंह जी के खिलाफ बहुत सारी खबरें लिखी, तो वो बड़े हंसते और कहते थे कि यार ये तुमने लिखा तो ठीक है, लेकिन मेरी बात भी छाप देना। तो ये चीजें ऐसी चीजें जब वहां देखने को मिलती थी तो अलग बात होती थी, लेकिन आज का नेता ऐसा नहीं है। आप अगर खिलाफ लिखेंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, और नाराज होने के बाद क्या हरकत करता है वो तो आप देखिएगा, होता ही है। लेकिन पत्रकारिता में तथ्यों के आधार पर और सच्चाई के आधार पर कोई पत्रकार लिखता है तो उसे निश्चित रूप से परेशान तो होना पड़ सकता है, लेकिन उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको उसके समाज उसको दरकिनार नहीं कर सकता। वो बताएगा, आप किसी के स्वार्थों की पूर्ति का हिस्सा बनोगे, अगर किसी की गलत चीजों को उजागर करने का हिस्सा बन जाओगे तो आप बदनाम हो जाओगे, आपके साथ नहीं आएगा। लेकिन हम ये देखिए, जब सही बात कहा राकेश जी ने, ठीक कहा कि आपातकाल के दौरान रामनाथ गोयनका जी के खिलाफ जो कुछ घटित हुआ और सारी चीजें हुई, सब लोग सामने आए तो इस बातें अलग होने लगी। तो आज स्थिति वो नहीं है। आज दिखेगा कि आज अखबार और न्यूज चैनल किस प्रकार की स्थिति में दबाव में आ गए हैं, क्योंकि उसको चलाने के लिए है खर्चा होता है, सब कुछ होता है, और कुछ तरह से किस तरह से किधर मुड़ जाता है। पत्रकार तो बहुत कम हो जाता है, मालिक अलग हिस्सा होता है और उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ करना भी पड़ता है, बात सही है। लेकिन ये भी बात नहीं कि सच्चाई पूरी तरह से छिपाता भी नहीं है कोई। तो मैं मान के चलता हूं कि जो चौथा स्तंभ माना जाता है वो घोषित नहीं है, कहीं संविधान ने पत्रकारिता को चौथा स्तंभ घोषित नहीं किया है। लोग मानते हैं, लोग उसको कहते हैं कि हाँ ये हिस्सा भी बैलेंस करता है। देखिए, विधायिका है, प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके अलावा राजनीति है, तीनों के तीनों अंग अलग अलग तरह का काम करते हैं। लेकिन समन्वय का काम कौन करता है? जर्नलिस्ट, पत्रकार करता है। लेकिन आप पत्रकार का ये भी अधिकार नहीं मिल जाता कि आप हवाबाजी करो या गलत तथ्यों के आधार पर आप किसी के समर्पित हो जाओ। ये चीजें नहीं होनी चाहिए, जो कि आज पत्रकारिता देखने को मिल रही है। सही है कि एनडीटीवी के खिलाफ जब हुआ था तो पत्रकार आए थे बाहर निकल करके। आज हम कह रहे हैं कि कस्बों में जो पत्रकारों के खिलाफ हो जाता है, कौन से बड़े पत्रकार आते हैं? आप राम रहीम ने जिस प्रकार से साप्ताहिक पत्रकारिता की पत्रकार की हत्या की थी, उसके पक्ष में कौन आया? अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं आता तो सारी बातें होती नहीं। तो ये बात सही है कि आप पत्रकार कौन, बड़ा पत्रकार है तो सब बोलेंगे, पत्रकार छोटा है तो कोई नहीं बोलेगा। तो ये चीज देखने को आ रही है समाज में। हमारा जिस प्रकार का सम्मान हुआ करता था, जो हमको आदर मिलता था, आज बहुत सारी पीक पत्रकारिता के कारण, गलत लोगों के कारण हम लोग बदनाम हो रहे हैं। अब देखिए, क्या किसी अधिकारी या नेता के पास जाके बैठो तो पहले वो कहता है कि देखो ये अनौपचारिक बातचीत है, इसको आप उपयोग में मत लेना। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप वहां पर बैठते हो मित्रता की बातें और फिर पत्रकारिता ला करके उसको छाप देते हो, तो ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। पत्रकारिता के नियम, कानून, कायदे हम खुद बनाते हैं। हमारी मित्रता है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलत चीजों को कभी हमारे शेयर कर दे तो उसका पार्ट करके हम उसको दबाने का प्रयास करें, गलत चीजों को उजागर करने का प्रयास करें। ये नहीं होना चाहिए, इसको रोका जाना चाहिए। इसलिए कहा है कि आजादी के पहले जो पत्रकार हुआ करते थे वो सच्चाई को उजागर करते थे। अब मैं देखिए, दुबे जी कह रहे थे कि पत्रकार को थैला रहना चाहिए, चप्पल पहननी चाहिए। क्यों? उसका अस्तित्व नहीं है क्या? आज पत्रकारिता का मायने बदला है।
इसका मतलब ये नहीं कि पत्रकार गरीब रहे, वो समाज को आईना तो दिखाता रहे, अपने आप को दूरदर्शिता में नहीं रखे। इसलिए बदलाव करने की जरूरत है। हमको पढ़ना लिखना पड़ेगा, हमको उस प्रक्रिया के अंदर गुजरने के लिए हमारे तथ्य भी सही होने चाहिए, समाज हमको सम्मान भी देगा, आत्मनिर्भर भी होने। आज देखिएगा कि मैं देख रहा हूं अर्णव जी के खिलाफ जो घटना घटी पुलिस के माध्यम से, मैं उसकी निंदा करता हूं। नहीं होना चाहिए ऐसा। आपके पास, पुलिस के पास अधिकार है, वारंट लाते, उनको नोटिस देते, बुलाते। 2 साल पुरानी घटना को लेकर के आप इस तरह का व्यवहार करें तो इसका मतलब यह है कि आने वाला पत्रकार सबक ले ले कि देखिए सरकार के खिलाफ किसी को नहीं बोलना, पुलिस के खिलाफ किसी को नहीं बोलना। तो ये सब चीजें बिल्कुल आजादी यही को, बात श्याम सुंदर शर्मा जी सभी लोग कह रहे हैं। इसके बाद जो मिली थी जी, नहीं, मैं भी देखिए हमारे राजस्थान में भी 2 पत्रकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, ये वाले, और महाराष्ट्र में तो हो रहा है, यूपी में हुआ, बाकी जगह कई जगह होता है। लेकिन ये मतलब नहीं है कि पत्रकार इससे डर जाएगा और सच्चाई उजागर नहीं करेगा। पत्रकार देखिए कि मालिक अलग चीज होता है, पत्रकार अलग चीज होता है। 2 चीज है इस पे। मालिकों का स्वार्थ अलग होता है, पत्रकारों का स्वार्थ इतना नहीं होता। कई बार अच्छी खबरों को भी नहीं लगाया जाता है क्योंकि पत्रकार नौकरी करता है, वो नहीं करता स्वतंत्र रूप से बोलने वाला। जैसे आपने आज चैनल पे डिबेट रखी है तो हमारे अलग 3 लोगों को बुलाया जो अलग अलग तरीके से काम करते हैं अपना। आज हम बोल रहे हैं तो आजादी से इसलिए बोल रहे हैं कि हम किसी के अधीन नहीं है, हम वो चीज बोल रहे हैं जो समाज के लिए आवश्यकता है। यार पत्रकारिता को आने वाले समय में संबल देगी और ये बताने का प्रयास करेगी कि अच्छे पत्रकार, सही पत्रकार, तथ्यात्मक पत्रकारिता करने वालों को समाज इज्जत देता है, इसमें 2 राय नहीं है। किसी एक पक्ष की तरफ चले जाने से निश्चित रूप से साफ दिखता है। देखिए कोई कहने की जरूरत नहीं किसी को कि कौन किधर जाता है, कौन किधर होता है, क्या होता है। बहुत सारी चीजें शासन शर्मा जी, बहुत सारी बातें, क्योंकि कहीं ना कहीं गिरावट तो हमारे स्तर पर है। अगर हम कहें कि दूसरों ने हमें खराब कर दिया तो ये तो सही नहीं है। रवि जी, अगर हम देखें लगातार ये तो कहा जाता है कि भाई पत्रकार हैं, आजकल पत्रकार की जो एक हम कहते थे ना, जैसे अभी बहुत सारे लोगों ने कहा कि पढ़ाई लिखाई वाला एक एंगल भी था, बहुत बड़ी बात होती थी कि पत्रकार है तो ऐसा माना जाता था अरे बड़े पढ़े लिखे होंगे, बहुत ज्ञान होगा इनके पास। लेकिन आज उसके अंदर भी हम कहेंगे कि बहुत एकदम निम्न स्तर पर वो भी जो एजुकेशन की जिसकी बात होती है, जिस चीज़ के लिए पत्रकार को जाना जाता था वो भी खत्म हुआ है। और उसके कारण भी हम ही लोग हैं, क्योंकि जिस सोशल मीडिया की अब हम एक बात आपसे करेंगे, क्योंकि वर्तमान में सोशल मीडिया ने भी हर किसी को, अभी बताया श्याम सुंदर शर्मा जी ने बताया, राकेश ने भी बताया कि हर कोई अपना आजकल तो मोबाइल रखे तो वो भी पत्रकार है, कुछ भी खींचे ले और डाल दे। लेखन की व्यवस्था की बात होती है, कुछ भी लिख दो आजकल, क्योंकि एक शब्द और जुड़ जाता है आके पत्रकार के साथ, अभिव्यक्ति की आज़ादी। तो ऐसे भी बहुत सारे कारण रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे कर कब तक हम इन सब चीज़ों को ढोते रहें, कभी तो चेंज करना पड़ेगा। वास्तविकता तो यह है कि आज जो हो रहा है, चाहे वो किसी के साथ भी हो, हम ये कहेंगे आज अर्णव के साथ है, कल वो श्याम सुंदर जी के साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, राकेश जी के साथ भी हो सकता है, उसको सही कैसे करें। और दूसरी बात, किस तरह से जो पत्रकार शब्द है इसको भी बचाया जाए कि भाई पत्रकार का मतलब ये होता है, कहीं तो पहल करनी होगी ना, कहीं ना कहीं उन लोगों को भी। आज तक भी आप देखेंगे लगातार इतने सारे संगठन है हमारे, रवि जी, बहुत सारे संगठन है, लेकिन क्या कभी हमने कोशिश की कि ये व्यक्ति पत्रकारिता के नाम पर दोहन कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था और उसको हमने सबने सामूहिक मिलकर बाहर निकाला? ऐसा भी हमने नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने जो हमारे अपने जो ग्रुप हैं उससे भी बाहर आना होगा। उसी पर क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, वो हम आपसे जानेंगे। जी पारमेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब दुतरफा होना चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने पक्ष की, अपने हितों के बारे में ही सोचता रहूं और आप अपने कमियों की तरफ बिल्कुल भी इशारा ना करूं, कमियों को बिल्कुल निरंकुश हो जाऊं। तो ये सेल्फ रेगुलेशन का जो एक तरफा स्वरूप है, ये देखिए थोड़ा सा हमको पत्रकारिता का स्वरूप बदला है। और आमतौर पर इस तरह की जो चर्चा होती है उसमें आज़ादी के समय की पत्रकारिता का बहुत जिक्र होता है। मेरा अपना मानना है कि देखिए, आज़ादी जब देश गुलाम था तब जो पत्रकारिता हो रही थी उसका मकसद था देश को आज़ादी दिलाना। और ये बात भी बहुत बड़ी सच्चाई है। अब जो तीनों साथी हमारे इस बहस में जुड़े हुए हैं कि आज़ादी के समय भी जिन लोगों ने अखबार निकाले वे
पूंजी वाले लोग थे, पूंजीपति शब्द न कहें, लेकिन वो पैसा उस समय भी लगता था, और जिनके पास पैसा था वही अखबार निकाल पा रहे थे। तो आज भी जाहिर है कि आज तो अब अखबार की बजाय डिजिटल दौर है। टेलीविजन चैनल जो सैटेलाइट चलते हैं उनमें आप जानते हैं कि कितना खर्च होता है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर के पूरा सैटेलाइट हायर करना, और बहुत बड़ा स्टाफ होता है, ब्यूरो ऑफिसेज होते हैं, तो करोड़ों अरबों रुपए का निवेश है। तो जाहिर है उससे रोजगार भी फिर बहुत सारे लोगों को मिल रहा है। तो मल्टीपल हितों की बात अब मीडिया में होने लगी है। एक प्रसंगवश आपने जो एक शब्द इस्तेमाल किया, पत्रकार, लेकिन बड़ा दिलचस्प है कि ये शब्द पत्रकार यानी अखबार से निकला हुआ शब्द है। समाचार पत्र जब निकलते थे उसके लिए जो पत्रकार जो काम करते थे, खबरें समाचार संकलन का, उनको पत्रकार कहा जाता था। लेकिन अब मीडिया का स्वरूप बहुत बदल गया, और हम जैसे लोग, श्याम सुंदर जी जैसे लोग तो अखबारों से भी जुड़े रहे, टेलीविजन चैनलों के संपादक भी रहे, और इसके बाद डिजिटल मीडिया के इस जो अत्याधुनिक दौर है उससे भी जुड़े रहे। लेकिन ये बहुत बड़ी एक शक्ति वाली बात है कि वो शब्द पत्रकार आज भी कायम है। हालांकि उसका विकल्प एक मीडिया कर्मी करके एक शब्द लोगों ने इजाद किया है, लेकिन मीडिया कर्मी शब्द में वो धार, वो पैनापन नहीं है जो एक पत्रकार शब्द में है। इसका मतलब यह है कि जो समाचार पत्रों की जो एक साख हुआ करती थी वो अब भी उसमें बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आई है, लेकिन डिजिटल मीडिया जिसमें टेलीविजन न्यूज चैनल भी शामिल हैं, और जाहिर है कि सोशल मीडिया का जिक्र भी आपने किया, वो भी शामिल है। अब उसमें बहुत गिरावट इसलिए आई है कि उसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब देखिए, सेंसरशिप होती है। अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारा कंटेंट कोरोना काल में देख रहे हैं। चूंकि उसमें सेंसरशिप नहीं होती, लिहाजा उसमें बहुत फूहड़ अभिव्यक्तियां हो रही हैं, गाली गलौज हो रही हैं, जो इतर सेंसर से जो प्रमाण पत्र जिन फिल्मों को, डॉक्यूमेंट्रीज को लेना पड़ता है, उनमें नहीं है। तो जहां पर एक नई व्यवस्था है उसके प्रमाणन की कोई व्यवस्था जब तक नहीं होगी, चाहे वो सेल्फ रेगुलेशन के जरिए हो, चाहे वो नियमन के जरिए हो, कानून बनाकर हो, तो जब तक वो नहीं होगी तब तक लोग अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर छूट लेते रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि चौथा स्तंभ लोकतंत्र का, जिसको हम कहते हैं मीडिया कर्म जो है, उसी में क्षरण नहीं हो, उसी में केवल ऐसा नहीं है कि वही चरमरा रहा हो, उसी में क्षरण हो रहा हो। अब आप पॉलिटिक्स का हाल देख लीजिए, कोई नैतिकता बची ही नहीं है। शिवसेना महाराष्ट्र की, जहां से पूरा कथानक जुड़ा हुआ है, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, परंपरागत रूप से उसकी मित्रता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात आती है तो बीजेपी का साथ छोड़ करके जिनके खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, जिनको आपके पिता गालियां देते रहे, परंपरागत रूप से जब से शिवसेना बनी आपने उनसे हाथ मिला लिया, और अब आप उनके दबाव में इस तरह के काम कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि रिपब्लिक टीवी जो समाचार दिखाता है वो शायद बीजेपी को कहीं ज्यादा असर डालते हों। तो अगर ये पॉलिटिकल राइवलरी इस तरीके की होगी तो हमारे देश के लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबी, जो एक संघीय ढांचा, जो केंद्र और राज्यों का जो एक सिस्टम बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं हम बहुत सी घटनाओं में देख रहे हैं कि अगर कोई पत्रकार केंद्र के पॉलिटिशियंस को, केंद्र सरकार को माफिक बैठता है, तो राज्य की सरकारें उनको, जो केंद्र की विरोधी पार्टियों की सरकारें हैं, वो उन्हें परेशान करने लग जाती हैं। या जैसे हम एक उदाहरण और लें, शारदा घोटाला आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का, उसमें जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे, आईपीएस अधिकारी थे वरिष्ठ, आलोक कुमार, जब आलोक कुमार ने प्राथमिक जांच की तो उन पर यह आरोप लगे कि वे चूंकि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे लोग शारदा चिटफंड घोटाले में शामिल हैं, इसलिए जांच को डाइल्यूट कर रहे हैं। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, वहां से सीबीआई को मामला सौंपा गया, और जब सीबीआई अधिकारी कोलकाता में कोलकाता पुलिस कमिश्नर के घर पूछताछ और उन्हें हिरासत में लेने के लिए पहुंचे, तो आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी कि किस तरह कोलकाता पुलिस ने सीबीआई के अफसरों को घेराबंदी की, बाकायदा उनका विरोध किया, एक तरीके से हिरासत में ले लिया, और खुद 1-2 घंटे बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के घर पे धरने पे बैठ गई। तो ये जो इस तरीके के जो घटनाक्रम है, इसको थोड़ा सा और गंभीरता से और गहराई से जाकर के सोचने की जरूरत है। और अगर देश का संघीय ढांचा
ढांचे में दरार और चरमराहट आने की अगर एक वजह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जो हम कर रहे हैं हरकतें, अगर वो है तो फिर बहुत गंभीरता की बात है। और एक बात मैं और बहुत महत्वपूर्ण रखना चाहूंगा, थोड़ी तकनीकी बात है कि बिल्कुल सही बात है, श्याम सुंदर जी ने भी कहा कि पत्रकार गरीब ही होगा, पत्रकार झोला लटका के ही चलेगा, पत्रकार के बच्चे सरकारी स्कूलों में ही पढ़ेंगे। ये जो छवि एक बनी है, ठीक है, अच्छी बात है कि एक ईमानदार व्यक्ति, एक आम आदमी की छवि, हमें आर.के. लक्ष्मण का जो कॉमन मैन है याद है कि आम आदमी की जब भी बात होती है तो उसकी एक छवि इसी तरह की बनती है। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि पत्रकारिता व्यवसाय या मीडिया कर्म कोई सस्ता, बहुत पूंजी चाहिए इसके लिए, और बहुत पूंजी लगेगी किसी व्यक्ति की, किसी संस्थान की, तो वो बहुत सारी पूंजी, ऐसा तो है नहीं कि दान खाता तो चला नहीं रहा, वो मुनाफा भी कमाना चाहेगा। और उसके साथ जो सैकड़ों कर्मचारी जुड़े हुए हैं, समाचार पत्रों में आप जानते हैं कि हॉकर तक का परिवार समाचार पत्र के सुबह वितरण से चलता है, तो जाहिर है कि पत्रकार भी अब अच्छे वेतन और सारी चीजें पाने लगे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि जो निर्भीकता की ब्रेक में जाने से पहले जो बात हुई थी, पत्रकार निर्भीक क्यों नहीं रहा, वो पत्रकार निर्भीक इस वजह से नहीं रहा कि उसको किसी न्यूज चैनल से अगर उसका परिवार पल रहा है, अगर वो साइकिल की बजाय, स्कूटर की बजाय 4 पहिया गाड़ी मेंटेन कर पा रहा है, तो वो जो पत्रकार की संस्थागत निर्भीकता होनी चाहिए, वो मालिकों की सोच की वजह से और उसकी अपनी इनकम की वजह से वो स्वामी भक्ति में ज्यादा तब्दील हो गई है। अब आप दूसरा एक उदाहरण देख लीजिए, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, आयोग की लेकिन रिपोर्ट, इसमें एक सवाल मेरा छोटा सा ये भी है इसमें, क्योंकि ये बहुत आपने महत्वपूर्ण बात बोली है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी बातों को ना रख पाए और खाली स्वामी भक्ति ही वहां सब कुछ करे। ऐसा क्यों मानते हैं लोग? ये भी तो हो सकता है कि जो लोग हैं वो सच्चाई दिखाने से बहुत सारे लोग ऐसा हैं होता जो सामने आते हैं। ऐसा आखिर वो चल स्वामी देखिए, भक्ति वाली जो मीडिया- बात आई है ना रवि जी, वो बात शायद इसी वजह से है ना कि लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं सत्ताओं से जुड़े हुए लोग हैं। तो ये जो एक पैक्ट हुआ है, ये उसके कारण भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे चेंज हुई है। क्योंकि बात आपने की है, बहुत पैसा लगता है, लेकिन जब पैसा लगता है, जब सिस्टम आता है, तो वहां उसको कमाई करने के साधन है, तो उसके लिए कोई यहाँ सिस्टम नहीं है। उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए आपको भी पता है और श्याम सुंदर शर्मा जी को भी पता है कि सहारा किसका चाहिए। तो ये जो परंपराएं हैं, डाली कहां से गई हैं? आप जो इस स्थिति में आज पत्रकार आया, क्यों आया है? आखिर या तो संस्थान बंद कर दिए जाएं और या फिर उनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी रहे कि भाई ये सब चलें। तो वो जो एक ऊपर से प्रेशर है, उसको भी कहीं ना कहीं देखना होगा। वो भी अपने आप में एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है। मैं राकेश आर्य जी, बहुत सारी बातें आपने भी सुनी, बहुत सारी बातें हमारे बीच में आई भी, लेकिन आप देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं। आज पत्रकार बाउंडेड बहुत है, उसके ऊपर बहुत सारी बाउंडेशन है, उसके बाद भी वो पत्रकारिता करता है, उसके बाद भी चीजें और तथ्य देता है। लेकिन जैसे कहा जाता था कि पत्रकार आंदोलन चलाते हैं, जब कुछ लिखते हैं तो लोगों के अंदर जागरूकता आती है, लेकिन उसके बाद जब दमन होना शुरू होता है तो जो विपक्ष की बात लिखने वाले लोग हैं उनको दबा दिया जाए, और पक्ष की बात करो तो आप वाह वाह आपकी होगी। आप सही बात बोलोगे तो आपको देखने वाले, सुनने वाले गिने चुने लोग रहेंगे, और अगर आप एक कहेंगे हम एक धारा में, उसी धारा में बह जाएंगे, तो आपकी वाहवाही होगी। तो ये जो परंपराएं आई हैं, चाहे वो संस्थान की हो पूरे के पूरे, हम ये नहीं कहते कि खाली पत्रकार ही है, पूरे संस्थान, ये जो व्यवस्थाएं हैं, इस व्यवस्थाओं को सही कैसे करें? क्योंकि कहीं ना कहीं इस पे जो भी है, एक हम ये कहेंगे एक बड़ा छोटा, आज भी सब लोग ये बात कर रहे हैं कि राकेश आर्य जी वरिष्ठ हैं, राकेश आर्य जी का रुतबा बड़ा है, राकेश आर्य जी का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ा है, तो राकेश आर्य जी की बात सुनी जाएगी। लेकिन अगर श्याम सुंदर शर्मा जी का रुतबा केवल उतना है, लेकिन वो भले कितने भी अच्छे हों, किसी भी बड़े संस्थान से जुड़े हों, लेकिन नहीं आएगी बात। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं, इन्हें बनाने वाला, उन्हें उस तरीके से चलाने वाले, ये भी तो हम ही सब लोग हैं। क्या कभी किसी ने इस पे आवाज उठाई? कोई आवाज नहीं उठाता। सबको फिर मतलब रहता है कि अपनी स्थिति कैसे सही रहे। उस सच्चाई को भी बात करने वाले लोग होने चाहिए। आखिर आज तो हम यही कहेंगे कि बहुत सारी बातें आपने भी सब सुनी है कि जिस तरह से पत्रकारिता को दबाने का काम चल रहा है, और कहीं ना कहीं आज ये स्थिति हो रही है कि आप विपक्ष में बिल्कुल ना बोलें। आप विपक्ष में बोल ही नहीं सकते, आपको वो आजादी नहीं है। वो आजादी केवल राजनेताओं को है
या सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों के हैं। पत्रकारिता की कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि आप विपक्ष में जाके बात करो, तथ्य रखो और उन पर सवाल जवाब करो। ये स्थिति आज दबती नजर आई है। राकेश आर्य जी, देखिए, मैं इसलिए आप बहुत अच्छी बात कही आपने और साधुवाद के आप ये डिस्कशन करा रहे हैं जी। पर मैं आपसे इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मीडिया पर खतरा क्यों है। हम पत्रकारों ने जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी उसमें बहुत सारे पत्रकार थे, खुद महात्मा गांधी भी पत्रकार थे, ठीक है ना। और उन्होंने अपनी लेखनी और अपनी लेखनी की धार से इसके जनमानस को तैयार किया और अंग्रेज़ों से लड़े और उनको भगा करके दब लिया। उसके बाद फिर आया एक आपातकाल का दौर। उस आपातकाल के दौर में भी सबसे ज़्यादा उसका विरोध करने वाले पत्रकार थे, चाहे उन्होंने एडिट पेज ब्लैंक छोड़े, तब परेशानियां हुई, किसी की लाइट काटी, किसी को कुछ किया, अरेस्ट किया, सब कुछ हुआ, लेकिन डट कर के जो मुकाबला किया आपातकाल का वो पत्रकारों ने किया। देखिए, अभी ये पत्रकारों की साख पर भी बड़ा सवाल है। और आप जो बात कह रहे हैं कि कैसे पत्रकार ये जीवन बदला है, मैं इसीलिए, देखिए, मीडिया काउंसिल की बात हो रही है। चाहते हैं कि इस देश में मीडिया काउंसिल बने, कोई पैमाना बने, कोई निर्धारण बने कि पत्रकार खुद कैसे अपने आप को सरवाइव कर सके, ठीक रख सके। इसीलिए पत्रकार सुरक्षा कानून की बात हो रही है और अब से नहीं हो रही, लंबे समय से हो रही है कि पत्रकार सुरक्षा कानून भी आना चाहिए। पर देखिए, जो पत्रकार ये जीवन बदला है उसमें कहीं ना कहीं पत्रकारों का भी दोष है। आप अभी कह रहे थे कि चप्पल और वो, देखिए, बहुत लोगों ने इस पजामा और कुर्ता और जो थैला लटकाते थे उसी से उन्होंने क्रांति की। आज सुविधा जी भी पत्रकार हो गया है तो क्रांति नहीं हो रही है बल्कि बदनामी हो रही है। आप ही खुद कह रहे हैं। अभी एक मुख्यमंत्री हमसे कह रहे थे कि अब हालात ये हो गए कि हम जी, क्यों, मुझे लगता है राकेश 20 जी लोगों का को बुलाते हैं, 100 लोग आ जाते हैं। अच्छा जी, राकेश ये जी बोलिए। जी, तो बेसिकली एक समस्या भी है। और मेरा अपना मानना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मीडिया पर संकट है कि जो ये सोशल मीडिया है, चाहे वो ये सोशल मीडिया हमने बनाया है या इसके पीछे जो इंटरनेट को बेचने की जो साजिश है, नेट बेचने की, उसमें सबसे पहला निशाना है पत्रकार। क्यों? पत्रकार की साख खत्म करो, पत्रकार की क्रेडिबिलिटी उसे खत्म करो। और हम देख रहे हैं क्यों, इसका कारण भी मैं बताना चाहता हूं आपको कि पत्रकार की साख खत्म हो जाए, पत्रकार की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाए और पत्रकार को इस तरीके से समाज के अंदर बदनाम कर दिया जाए कि उस पर लोग, पहले बात होती थी कि अगर कोई पत्रकार है, अगर उसने कुछ बात कह दी तो उस पर समाज खड़ा हो जाता था। मैं एक घटना का गवाह हूं कि आगरा में जब एक घटना हुई तो पूरा शहर उबल पड़ा था। आज क्यों नहीं उबलते हैं? क्योंकि पत्रकारों की क्रेडिबिलिटी हम लॉस करते चले जा रहे हैं, पत्रकारों को हम लगातार डिटोरिएट करते चले जा रहे हैं और ये बड़े सुनियोजित ढंग से हो रहा है। देखिए बॉस, शाहजहांपुर में एक पत्रकार को जला के मार डाला जाता है, तब दिल्ली में कोई आदमी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने नहीं आता। मैं 8 दिन घुमा के कोई प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाए, लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं क्योंकि वो हिंदी का पत्रकार है, गांव का पत्रकार है, ग्रामीण क्षेत्र का पत्रकार है। हम अंग्रेजी का पत्रकार हैं तो अंग्रेजी के पत्रकार चाहते हैं कि सारे लोग हमारे साथ खड़ा हो जाएं, पूरा देश खड़ा हो जाए। लेकिन जब हिंदी के पत्रकार पर कोई हमला होता है या कोई क्षेत्रीय पत्रकार पर हमला होता है या उसको कुछ होता है तो उसके लिए लोग खड़े नहीं होते। दिल्ली में कोई आवाज खड़ी नहीं होती। क्यों नहीं होती? हम ये पूछना चाहते हैं उन लोगों से। एनडीटीवी के लिए लोग खड़े हो सकते हैं तो आज अर्नब के लिए खड़े नहीं हो सकते। शाहजहांपुर में पत्रकार को जला के मारते हैं तो उसके लिए खड़े नहीं हो सकते। या देश भर में और घटनाएं, भाई अभी महाराष्ट्र में 1000 पत्रकारों के खिलाफ FIR हुई है, क्यों नहीं लोग खड़े होते? तो देश बेसिकली क्या है, चाहे जानबूझ करके इस देश में पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और केवल ये इसलिए हो रहा है, 2 तरीके की घटनाएं हो रही हैं। एक तो पत्रकार को सोशली इतना ज्यादा डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, ये भी एक सुनियोजित चाल है जिससे कल आने वाले समय में कोई आंदोलन, कोई इस देश को दिशा देने वाली बात हो सके तो पत्रकार फिर कूदे ना। भाई इमरजेंसी में पत्रकारों ने लिखा ना, इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा ना, लोगों ने उस समय परवाह नहीं की अपने घरों की, लोग जेल भी गए। आज समय ऐसा आ गया है कि हम लोगों को इतना भौतिकवादी बना दिया, इतना हमको गाड़ी चाहिए, बंगला। मैंने वो दौर देखा है कि लोग मोपेड पर पत्रकारिता करते थे, साइकिल से पत्रकारिता करते थे।
मैं आगरा में सुरेंद्र भारद्वाज का नाम लेना चाहता हूँ, वो साइकिल से चलते थे लेकिन लोग उन्हें सलाम करते थे। एसएसपी गाड़ी चलती गाड़ी से उतर जाता था। अरे भाई साहब, क्यों ऐसा होता था? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी थी। साइकिल पर चलने वाले आदमी की वो क्रेडिबिलिटी थी कि एक एसएसपी गाड़ी चलते से रुक जाता था। हमने खुद अपनी पत्रकारिता जीवन में देखा है, अगर हम पैदल जा रहे होते थे तो एसएसपी या एसपी सिटी हमें देख लेते थे तो गाड़ी रोक लेते थे। क्यों? उस समय हमारी क्रेडिबिलिटी थी कि ये पत्रकार हैं, समाज को दिशा देने वाले लोग हैं। अरे भाई साहब, कैसे आप पैदल जा रहे हैं? आज कोई परवाह क्यों नहीं कर रहा है? ये हम सबको चिंतन करना चाहिए, हम सबको मनन करना चाहिए। आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं लेकिन हमको देख करके लोग, अरे यार कौन आ गया। मैं एक घटना का गवाह हूं, मैं एक केंद्रीय मंत्री से मिलने गया, मैं अपने दोस्त के साथ। राकेश जी, आज तो लोग बाग ये कहते हैं देखिए, कि पत्रकार इसमें यार, पहले बहुत- चेक कर लो कि कहीं कैमरे वैमरे तो लगा के नहीं है हमारे पास में। नहीं, कहीं ना कहीं मैं ये भी बहुत बड़ी एक मैं गिरावट आई वही है, बात क्योंकि कह रहा हूं, कहीं मैं ना नाम भी कहीं बताऊंगा हमने आपका। भी अपने मैं हम ये आपको- कहेंगे कि मैं नैतिक आपको मूल्यों नाम को भी खोया है। बताऊंगा। और बहुत अहम बात है, बिल्कुल देखिए- राकेश जी, बहुत सारी बातें हैं, समय बड़ा कम है। संदीप, अगर हम आपसे बात करें, क्योंकि समय कम है, 2 मिनट में आप अपनी बात रखेंगे। सभी लोगों का आपने सुना, क्या कहना चाहेंगे आप इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए? और जिस तरह से आज की घटनाएं हैं उसको आपने बोला भी है, लेकिन हम फिर भी ये चाहेंगे कि उस पर भी कुछ आप बोलें कि वास्तव में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। आज पूरी हम ये कहेंगे पत्रकारिता के ऊपर संकट है। जी संदीप जी। मुझे तो लगता है कि गोस्वामी जी, आप जैसे अगर पत्रकार हैं या जो भी पैनल में बैठे हुए हैं, ये सारे वरिष्ठ पत्रकार लोग हैं, अगर स्वयं मूल्यांकन कर रहे हैं और अभी भी निर्भीक होकर बात कर रहे हैं तो स्वयं के मूल्यांकन से ही सामाजिक सुधार संभव है। और हमें लगता है कि कुशलता है पत्रकार बंधुओं का और भविष्य जो है भारत में और विश्व के पटल पे पत्रकार बंधुओं का कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि पत्रकार जो है विश्व का कि कांटे दो, मुश्किलें दो या ताज दो मुझे, जो भी कठिन सवाल है वो सवाल दो मुझे, चलना नहीं है आंख मूंद के कहीं, चाहे किसी जमात से निकाल दो मुझे, और जाऊंगा मैं वहीं स्वर्ग बनाऊंगा, मर्जी तुम्हारी आकाश या पाताल दो मुझे। इस भाव से पत्रकारिता जीवित है और आगे जीवित रहेगी। और दूसरी बात यह है कि सरकारों को बिल्कुल चाहिए, कोई भी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, सरकारों को चाहिए कि अगर पत्रकारिता जीवंत होगी तो ही जनता के बहुत से ऐसे मुद्दे होते हैं जो सरकार से अनभिज्ञ होते हैं, अधिकारियों के मनमानी में लगे होते हैं, तो सरकार के आंख और कान एक तरह से पत्रकार होते हैं। तो हमें पत्रकारों की सुरक्षा, पत्रकारिता की सोच और इन जैसे जो अच्छे पत्रकार बुरे पत्रकार नहीं होते, पत्रकार होता है। तो हम सबको चाहिए कि हम लोग बेहतर लोकतंत्र की स्थापना में अपना योगदान सुनिश्चित करें, योगदान दें, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो। मुझे तो खुशी है कि चलिए हम सब लोग मिलकर आज इतने बड़े विषय पे चर्चा कर रहे हैं। बहुत से लोग तो अपने कमियों पे चर्चा करने तक को तैयार नहीं है, बात करने तक को तैयार नहीं है। तो मैं सबको धन्यवाद दूंगा और खासतौर से गोस्वामी जी आपको धन्यवाद दूंगा, नेटवर्क 10 को धन्यवाद दूंगा। और मैं यही कहूंगा कि आज की जो घटना है काफी दुख और पीड़ा देने वाली है, ऐसी घटनाएं ना हो तो वो ज्यादा अच्छा हो। जी बिल्कुल, सभी लोगों ने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज विषय ही कुछ ऐसा है, कहीं ना कहीं भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मीडिया की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाँ, पत्रकारिता का लंबा इतिहास रहा है, पत्रकारिता की धार ने देश के व्यक्तित्व गौरव को बढ़ाया। भारत के समाज के साथ साथ पत्रकारिता साथ रही है। लोकतंत्र ने पत्रकारों को सवाल पूछने का और सवाल उठाने का हक दिया है। मीडिया ने अपने इस हक से समाज के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन आज जिस तरह से मीडिया कमजोर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं जो पत्रकारिता है वो लगातार हमारे सभी साथीगण भी बोल रहे हैं कि बदनाम करने की एक साजिश चल रही है कि किसी तरीके से पत्रकार जो हैं वो कमजोर हो जाएं और ग्रुपों में बढ़ जाएं और समाज के अंदर एक मैसेज ये रहे कि पत्रकार कुछ नहीं होता। इसी और काम हो रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ गलत लोगों ने भी पत्रकारिता को बदनाम किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी हमें खड़ा होना चाहिए और हमें अपने स्तर पर भी सुधार करने चाहिए और सोचना चाहिए कि वास्तव में क्या गलत है और क्या सही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय कम है। आज चर्चाएं खास में इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।